हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है लक्ष्मण और आज के इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन जो कि बीएड और एमएड के कोर्स असेसमेंट फॉर लर्निंग में कवर किया जाता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वैसे ये एक वीडियो सीरीज होगी जिसमें हम पूरी स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन को कवर करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं। अब जैसे कि हमारे रियल लाइफ में बहुत सारी एम्बिग्यूटीज, बहुत सारी अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितताएं होती हैं। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है कि घट रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, बजट का एलोकेशन कैसे किया जा रहा है। तो ये जो बढ़ना घटना है ये सब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। इससे भी कोई हम प्लानिंग नहीं कर सकते, इससे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ मेथड्स और कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स के अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाएं तो ये लैटिन वर्ड स्टैटिस्टा से मिलकर बना हुआ है। स्टैटिस्टा जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ ए स्टेट, यानी पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ ए कंट्री। अब जैसे कि कोई कंट्री होगी, कोई स्टेट होगा, वहाँ पे कुछ पॉपुलेशन होंगी, उसका कुछ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ लोग गांव में होंगे, कुछ लोग शहर में होंगे, उनका जो इनकम होगा वो अलग अलग होगा। अब पहले के ज़माने में टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता था, तो वो टैक्स कलेक्शन में थोड़ी सी आसानी हो जाती थी, तो वहाँ से स्टैटिस्टिक्स वर्ड उभर कर आती है। अब जैसा कि अब दुनिया थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में इसका डिफिनीशन क्या है। तो इट इज़ द साइंस of collection, organization, analysis and interpretation of data। या डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर एनालिसिस निकालना और इंटरप्रिटेशन निकालना ही स्टैटिस्टिक्स क्या है। अब स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, कैसा इसका डिफरेंट फील्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे कि यील्ड ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर में हम इसको समझ सकते हैं कि कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन क्या है, कितना पैदावारी हो रही है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, किसी पार्टिकुलर टाइप के फूड का कितना कंजप्शन है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है। अब बायोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है टू कलेक्ट हेल्थ रिकॉर्ड, मेडिसिन का यूज कितना है। तो बायोलॉजी में जब स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पर एक नई फील्ड उभर कर आती है, बायो स्टैटिस्टिक्स। और फिर आगे हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का एजुकेशन में क्या योगदान है। कोई टीचर बच्चों की डेमोग्राफी समझ सकता है, उनके पेरेंट के इनकम, और ये समझ सकता है कि कोई बच्चा गांव से आ रहा है, कितने बच्चे शहर से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत सी समझ सकते हैं, जिसे हम एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फिर हम प्लानिंग कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं उसके बेसिस पे। अब स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा, या डेटा के ही बारे में घूम फिरा के बात करती है। तो डेटा सबसे पहले समझ लेते हैं। इट इज द रॉ फैक्ट, डेटा इज द रॉ फैक्ट। ये मैथमेटिकल फिगर हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है, जैसे 50, 1.41 बिलियन, ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, ये क्या है, ये सब डेटा है। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन इज द कंप्लीट नॉलेज ऑफ एनीथिंग, जिससे कि हम मीनिंगफुल नॉलेज गेन कर सकते हैं। 50 क्या है, 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो ये हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज अबाउट समथिंग, समथिंग। इट इज मीनिंगफुल नॉलेज, जिससे कि हम कोई मीनिंग निकाल सकें, मीनिंगफुल नॉलेज। जैसे कि 1.41 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन हो सकती है, पॉपुलेशन। तो ये हुआ डेटा और इन्फॉर्मेशन। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि जो कि स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होते हैं। अब सबसे पहले आता है रॉ डेटा, डेटा कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर। अब जो भी इन्वेस्टिगेटर है, रिसर्चर है,
वो जब डेटा कलेक्ट करता है लेकिन उसको ऑर्गेनाइज वगैरह नहीं किया, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, तो वो होता है रॉ डेटा। अब उसके बाद आता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है कि डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से हम डायरेक्टली को डेटा जब कलेक्ट कर लेते हैं तो वो होता है प्राइमरी डेटा। अब डेटा को कलेक्ट करने में उसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, हम जिससे भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उससे हम डायरेक्टली बात करके इंटरव्यू लेकर के डेटा को कलेक्ट करते हैं। थ्रो मेल, हम दूसरा आता है थ्रो मेल, हम मेल भेज करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं जिससे भी हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। तीसरा आता है थ्रो डिजाइंड एक्सपेरिमेंट, हम कुछ एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर लेते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, रिसर्चर होता है, वो एक्सपेरिमेंट डिजाइन करता है, वहां से डेटा कलेक्ट करता है, तो ये तीसरा हो गया। अब उसके बाद आता है सेकेंडरी डेटा, डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड बाय सम एजेंसीज, जो डेटा पहले से कलेक्ट की जा चुकी हैं, जैसे कि वो हो सकती है गवर्नमेंट वेबसाइट्स, वो हो सकती हैं प्राइवेट एजेंसीज, वो हो सकते हैं रिसर्च और स्कॉलर्स जो इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पर भी कुछ डेटा कलेक्ट करके रखे गए होते हैं, और उनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वो होता है सेकेंडरी डेटा। अब डेटा में वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी पे घूम फिरा के सारी बातें होती हैं। तो डेटा वेरिएबल क्या होता है? एनीथिंग दैट वेरी, कोई भी चीज़ जो वेरी कर रही हो, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती घटती है, टेम्परेचर बढ़ता घटता है, मार्क्स घटते बढ़ते हैं, तो वो होता है वेरिएबल। और वेरिएबल को हम दो टाइप में हम बांटते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव वाले को हम वेरिएबल ही बोल देते हैं मैथ्स और स्टैट्स की भाषा में, जैसे कि 1 2 1 2 3 4 4.5 6.5, तो ये नंबर्स होता है, इसके हम क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी डेटा को। और दूसरा आता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव के बेसिस पे जब हम डेटा को कैटेगराइज करते हैं तो उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जैसे कि जेंडर, कलर या फिर रिलीजन, रीजन, ये होता है एट्रीब्यूट्स। अब उसके बाद जब ये फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव डेटा के ही जो होती है उस पर हम बात करते हैं। फिर आता है डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल में ये कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही लेता है, जैसे कि 1 2 3 10 20, ये सारी स्पेसिफिक वैल्यू होती हैं। ये इंटीग्रल वैल्यू लेता है, इंटीग्रल का मतलब कि ये पूरा नंबर लेता है, 1 2 3, ये पॉइंट वाली चीज़ें नहीं लेता, डेसिमल वाली चीज़ें नहीं लेता, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, आउटकम ऑन द रोलिंग ऑफ डाइस, पासे को रोल करने पर जो भी आउटकम आता है। फिर दूसरा है कंटिन्यूअस वेरिएबल, दैट कैन टेक एनी वैल्यू, ये किसी वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, जैसे कि 5.1 फीट, 5.5 फीट, ये किसी का हाइट हो सकता है, इसमें डेसिमल वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो पता चलता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। अब डेटा को हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि 4 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला है नॉमिनल स्केल, ये होता है लोवेस्ट लेवल ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये सबसे जो लोवेस्ट लेवल की स्केल है उसको हम नॉमिनल स्केल बोलते हैं। ये डेटा को बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे कैटेगराइज कर देता है, जैसे कि जेंडर, कलर और रिलीजन, इसमें हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है ऑर्डिनल स्केल, इट एड्स ऑर्डर टू द वैल्यूज। अब पिछले वाले स्केल में हम ऑर्डर नहीं कर सकते थे, इसमें हम ऑर्डर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेड्स हो गया ABCD, रैंक्स हो गया स्टूडेंट के मार्क्स का, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। और इसमें एक कमी होती है कि डिफरेंसेज बिटवीन टू वैल्यूज नीड नॉट सेम। अब जैसे कि कोई बच्चा मार्क्स पाए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनकी जो रैंकिंग हुई है ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। फर्स्ट रैंक का मार्क्स अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, तो डिफरेंस सेम नहीं होता है। अब दूसरा है इंटरवल स्केल। अब इसमें क्या होता है कि ऑल दी प्रॉपर्टीज इन द अबव स्केल्स रहती हैं, जो भी सारी स्केल्स हमने ऊपर बात करी इसमें सारी प्रॉपर्टीज हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरवल इज सेम, जो भी हमने इंटरवल बनाए हैं उसमें जो डिफरेंस होता है
वो सेम होता है। जैसे कि टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया, मार्क्स का डिफरेंस हो गया। अब हम बात करें कि ये डिफरेंस की बात कर रहे थे, जैसे 20 और 10 के बीच का डिफरेंस 10 है, 30 टू 20 के बीच का डिफरेंस 10 है, 50 टू 40 के बीच का डिफरेंस 10 है, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम होता है। अब इस स्केल में जीरो तो होता है लेकिन उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होता है। रियल जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, बट ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर है ही नहीं, वो हमारे स्केल की कमी है कि वो उसको मीजर नहीं कर सकता, तो इसमें रियल जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। अब आता है चौथे स्केल के बारे में। तो ये है हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट है। इसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अबव स्केल्स में नहीं थी। इसमें मीनिंगफुल रेशियोज ऐड हो जाती हैं, हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं और इसमें हम कंप्लीट मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग और रेशियो वगैरह आराम से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। कॉस्ट, किसी वस्तु की कॉस्ट 0 भी हो सकती है, हाइट 0 भी हो सकती है, तो इसमें रियल जीरो एग्जिस्ट करता है। अब उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है कि द नंबर ऑफ टाइम्स एन इंडिविजुअल वैल्यू ऑकर, कोई भी वैल्यू कितनी बार ऑकर कर रही है, ये होता है फ्रीक्वेंसी। और ये 0 भी हो सकता है, कहीं कहीं पे मिलता है कि इट इज द रिपीटिशन ऑफ वैल्यूज, तो फ्रीक्वेंसी रिपीटिशन नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी उसके ऑकरेंस के बारे में बताता है, तो ये 0 भी हो सकता है। ओके। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि हमारी जो डेटा वैल्यूज हैं उनको टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट कर देना। अब जैसे कि ये हमारा डेटा है, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा इंटरवल वगैरह और यहाँ पे ये रही फ्रीक्वेंसी, तो इस प्रकार से टेबुलर अरेंजमेंट बनाना ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब फिर हम आगे बात करते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब हमारा डेटा बहुत बड़ा होता है तो हम छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, हम अपनी आसानी के हिसाब से ग्रुप्स बना लेते हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े। तो इन्हीं ग्रुप को हम इंटरवल बोलते हैं। जैसे कि मार्क्स 1 to 100, अब 1 से 100 तक मार्क्स लिखने की बजाय हम इंटरवल बना लेते हैं, जैसे 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे करके 90 to 100। ये हो गया ग्रुप फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन में दो टाइप्स के होते हैं। ये जो हमने क्लास और इंटरवल बनाया हुआ है ना, इसको हम दो टाइप्स पे, सबसे पहला है एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव में यानी हम एक एक्सट्रीम वैल्यू को छोड़ देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 10 है, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, यहाँ पे 20 है, एक्सक्लूड कर देंगे, यहाँ पे 30 है, एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 0 इंक्लूड होगा, यहाँ पे 10 इंक्लूड होगा, यहाँ पे 20 इंक्लूड होगा। ओके। फिर आता है इंक्लूसिव मेथड, यानी इसमें हम दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। जैसे 0 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 19 भी होगा, 20 भी होगा, 29 भी होगा, और ऐसे करके 40 और 49 होगा। तो ये रहा इंक्लूसिव मेथड। तो आज के वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में समझा। आगे हम इन स्टैटिस्टिक्स के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो कि लगता है कि कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट करता है, उसको हम आगे की वीडियोज में समझेंगे। जैसे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड हो गया, डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये सब सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।